अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर ओ लेवल्स इस्लामियत इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ैद। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इस्लामियत के अंदर ए स्टार लेने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। देखो, ए स्टार लेना इस्लामियत में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस्लामियत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके इस्लाम से रिलेट करता है। दूसरा ये कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग इसमें ज़्यादा है, एक्सेप्शन फॉर पार्ट बी में भी कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसमें ए स्टार लेना आसान नहीं है। बस एक बोनस टिप ये है कि अगर कोई बच्चा बैठ के पूरा साल अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है ईमानदारी से, पूरा साल ईमानदारी से अगर कोई पढ़ लेता है तो गारंटी है कि वो ए स्टार ले जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से। ठीक है, बाकी जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होगा वो होगा। तो लेकिन आपको पूरा साल ईमानदारी से पढ़ना है, पूरा साल। ये नहीं कि लास्ट के 3 महीने बैठ के स्टार लिया है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपकी जॉब है कि आपको पूरा साल पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ, हम देखते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं कि हम इस्लामियत में ए स्टार अचीव कर सकें। ठीक है, तकरीबन 6 से 7 स्टेप्स हैं, और ये और भी कंसाइज हो जाएंगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। उसके बगैर, जब तक आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे जो है वो देखे हैं जिन्होंने पूरा पूरा सिलेबस याद किया हुआ है, बेहतरीन तरीके से सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उनको एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर अटैम्प्ट करना है और क्या एग्ज़ाम किस तरह से आता है। तो वो बच्चे जो कि ईज़िली ए स्टार अचीव कर सकते थे, वो कहाँ पे आके गिरते हैं? वो बी पे गिरते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? एग्ज़ाम पैटर्न की वजह से, कि उनको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होता। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखना है हमें। ठीक है, सबसे हमें, अच्छा, अब एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या समझना है हमें? पार्ट ए और पार्ट बी के दरमियान डिफरेंस समझना है। अच्छा देखो, पार्ट बी की मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की, वो मैं करूँगा। वो मैंने इसलिए नहीं की कि अगर मैं पहले पार्ट बी अपलोड कर देता फिर मैं ए स्टार वाली टिप डालता तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट बी पे होगी। हमें पार्ट बी को अटेम्प्ट किस तरह करना है। अब मैं ये चीज़ बता दूं कि पार्ट ए जो है वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि पार्ट ए आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। ठीक है, आपकी मेमोरी को, आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ पार्ट बी जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। ये है इसके अंदर मेन डिफरेंस। ठीक है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद जो हमारा, अच्छा, उसके बाद हमें देखनी है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, आओ ज़रा हम यहाँ साइड पे लिखते हैं। पेपर 1 पेपर 2 में दोनों का बता रहा हूँ ये। ठीक है, दोनों का एक ही जैसा होता है, दोनों में 50 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है टोटल 8 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है 14 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होता है 14 मार्क्स का। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है 14 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 14 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको क्योंकि 4 अटैम्प्ट करने होते हैं तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो है वो की जाती है, और ये टोटल 50 मार्क्स आपके बनते हैं। ये हो गई आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अगला हमारा पॉइंट है कि आपको सिलेबस को केयरफुली रीड करना है। ठीक है, डोंट लीव एनी टॉपिक इवन दोज टॉपिक विच नेवर अपेयर्ड इन द एग्ज़ाम। देखो भाई, जिस टाइम पे मैं ओ लेवल्स की तैयारी कर रहा था इस्लामियत की, उस टाइम पे ये बोला जाता था कि भाई जो सवाल आज तक एग्ज़ाम में आया ही नहीं है पिछले 20-25 सालों से, उसको आप छोड़ दो, करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका ऊपर से हम पढ़ लेते थे, ऊपर से, और वैसे भी वो ऊपर से भी कोई नहीं पढ़ता था। लेकिन क्योंकि 2023 के बाद से एग्जामिनर ने नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि वो सिलेबस और पैटर्न तो चेंज कर नहीं रहा, तो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा है। वो सवाल पूछ रहा है जो उसने आज तक पूछे ही नहीं है। ठीक है, तो
अब जो है आपको वो टॉपिक्स भी पढ़ने हैं जो कभी एग्ज़ाम में आए ही नहीं, जैसे 12 शिया इमाम्स हो गए, ठीक है, ये कभी एग्ज़ाम में नहीं आए। लेटर्स टू एम्पायर्स और किंग्स आज तक एग्ज़ाम में नहीं आया था, बट अभी रिसेंट क्वेश्चन 2025 में उन्होंने जो है वो लेटर्स टू एम्पायर्स भी पूछ लिया है। तो इसलिए सब सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना है। अच्छा, अब हम जल्दी से एक दफ़ा सिलेबस देख भी लेते हैं। मैंने आप लोग के लिए सिलेबस निकाल के रखा था, आई थिंक ये आपका है सिलेबस, ठीक है भाई। अब इस सिलेबस में देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन है, टीचर सपोर्ट है, सिलेबस ओवरव्यू है, सिलेबस कंटेंट है, ये आपको मिल जाएगा, उस पर भी मिल जाएगा आपको। आप गूगल पे सर्च करेंगे सिलेबस को तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आ गया इनका और ये सारी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने देखो ये बताया हुआ है आपको AO1 नॉलेज क्या होता है। पार्ट ए क्वेश्चन आपके AO1 नॉलेज होते हैं जो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, ठीक है भाई। ये देख लो, नॉलेज को टेस्ट करते हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन इनकी किस तरह से होती है, लेवल 4 8 से 10 क्वेश्चन। लेवल 3 का कौन सा होता है जिसमें 5 से 7 नंबर आते हैं। लेवल 2 का कौन सा होता है जिसमें 3 से 4 नंबर आए, ठीक है, इस तरह से होता है। अब ये भी पढ़ लो कि भैया वेल स्ट्रक्चर, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, डेमोन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट नॉलेज। तो ये सब आप पढ़ सकते हो कि जहाँ पे उसने एग्जामिनर ने 8 से 10 मार्क्स अवार्ड किए तो वो क्यों किए, वो इस वजह से क्योंकि उस आंसर में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। अगर उसने 5 से 7 मार्क्स अवार्ड किए तो इसलिए किए हैं, अगर उसने 3 से 4 मार्क्स अवार्ड किए तो इसलिए किए हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब ये देख लो AO2 क्या होता है भाई, अंडरस्टैंडिंग पार्ट बी क्वेश्चन। तो सारा गेम जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वेटेज भी देख लो भाई, वेटेज आपकी है 68% और 32% की, कि भाई अब ये देख लो। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस्लामियत में A* लेना इजी है। 68% वो पार्ट ए यानी आपकी नॉलेज पे आपके पेपर की वेटेज डिपेंडेंट है, और 32% आपकी पार्ट बी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपना पार्ट ए स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है, और पार्ट बी पे मेहनत करो। 4 में से 3 मार्क्स लेने की कोशिश करो, 2 मार्क्स लेने की कोशिश करो। अगर आप 4 में से 2 मार्क्स भी लेते हो हर सवाल पे, जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 3 आपको बड़े सवाल करने होते हैं ना, तो आप 4 में से 2 मार्क्स भी लेते हो तो 6 मार्क्स आपके वैसे ही बनते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी आप साल के शुरू में बैठे हो तो आपको मेहनत करनी है, हर तरह से मेहनत करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं, सिलेबस कंटेंट पे आ जाते हैं। पेपर 1 मेजर थीम्स ऑफ द कुरान, ठीक है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। इसी तरह से फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, लाइफ ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द होली प्रॉफिट, ठीक है। इसमें मैं आपको सिलेबस की एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक्स लिस्ट करके बताऊंगा कि हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेनली हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो अगस्त से शुरू करेंगे। अभी हम सारे चीज़ों को समझेंगे कि O लेवल इस्लामियत है क्या, ठीक है भाई। पेपर 2 में देख लो मेजर टीचिंग्स इन हदीस, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। फिर इसी तरह से राइटली गाइडेड कैलिफ्स हो गए, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। पैसेजेस उसने बताया में जो देता है आपको, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में A to Z मौजूद हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है भाई। कमिंग बैक टू आवर नोट्स, अब हम देख लेते हैं कि भाई अब तीसरा ये कि आप राइट सोर्सेज से पढ़ रहे हो, यानी कि आप कोई ऐसा सोर्स उठाओ। देखो मैं ये कहूँगा कि अभी जिस स्टेज पे बैठे हो ना साल के स्टार्ट में, तो बुक प्लस अपने टीचर्स के नोट दोनों पे ध्यान दो और ख़ुद के भी नोट्स बनाओ। हाँ, अगर आप बिल्कुल एंड में जाके पढ़ते हो जनवरी के बाद, तो फिर मैं कहूँगा अपने टीचर के नोट्स पे रिलाई करो, और वो टीचर के नोट्स, मतलब वो टीचर आप ट्रस्टेड टीचर होने चाहिए और उनके नोट्स पे रिलाई करो। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनके नोट्स को याद करो। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आप जो हो वो सब चीज़ों पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। बुक पे, ठीक है, प्लस नोट्स पे, ठीक है, अपने और टीचर के खुद के नोट्स पे। अब ये देख लो, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ। हम्माद इब्न निशात की होती है, पेपर 1 की ग्रीन कलर की होती है और पेपर 2 की रेड कलर की आपकी जो है वो बुक होती है। या आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगी। चौथा स्टेप होता है पार्ट ए के क्वेश्चंस को मास्टर करना, कि भाई इसको किस तरह से मास्टर करना है। अब ये देख लो कि भाई फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, इंपॉर्टेंट नेम, डेट्स देखो हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस्लामियत में डेट्स लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ लिखो जहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि यार नेसेसरी है यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स मेंशन करो, जैसे अब किसी का मार्टरडम लिख रहे हो तो उसकी डेट मेंशन करो तो अच्छा रहता है। फिर प्लेसेस के कहाँ पे इवेंट्स हुए, इवेंट्स कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है। डोंट राइट अननेसेसरी स्टोरीज, यानी कि आपको हज़रत उमर पे सवाल दिया है, ठीक है। अब आप कहीं से भी अननेसेसरी स्टोरी उठा के ला रहे हो, होली प्रॉफिट की लाइफ से कोई स्टोरी उठा के ला रहे हो ताइफ की, तो ये बहुत अननेसेसरी हो जाएगा। या हज़रत उमर की कोई ऐसी स्टोरी उठा के ला रहे हो जो आपके सिलेबस, आपके बुक में, आपकी नोट्स में नहीं दिया हुआ, तो उस पर वो शायद आपके मार्क्स काट लें। तो
जो भी चीज़ लिखो रेलेवेंट लिखो, भले कम लिखो, भले 2 पेज का आंसर लिखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लिखो रेलेवेंट चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, यूज़ क्लियर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स अब मैं बता देता हूँ कितने पैराग्राफ्स जो हैं वो इस्तेमाल करना जो है वो सही रहता है। देखो पैराग्राफ्स की बात करें तो 3 और मोर पैराग्राफ्स, 3 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ्स। उसकी वजह यह है कि भाई 3 से कम भी चलता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एग्जामिनर के लिए पढ़ने में आसान होगा, एग्जामिनर को बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लगेगा आपका। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको तो मैं हाईलाइट करूँगा भाई, इसको तो मैं हाईलाइट करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये क्या है, रेफरेंसेस लिखना। रेफरेंसेस कोई नहीं भूल के आएगा, ठीक है। रेफरेंसेस अब के टाइम पे बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप करके मत आना, रेफरेंसेस याद करके जाना और लिख के आना। भले देखो रेफरेंस अगर नहीं भी आ रहा हो ना उस टाइम पे, तो उसको ट्रांसलेट कर लो अपनी खुद की लैंग्वेज में और उसका मीनिंग बता दो, ठीक है, ये भी चलता है। तो लेकिन रेफरेंसेस देना ज़रूरी है। पार्ट बी के क्वेश्चंस भी मास्टर करने हैं भाई, क्योंकि ए स्टार अगर लेना है तो आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है, तभी जाके ए स्टार आता है, वरना ए स्टार नहीं आता। आप जाके ग्रेड थ्रेशोल्ड देखोगे ना इस्लामियत का, तो 50 आउट ऑफ 32 पे ए बन रहा होता है। तो सब बच्चे समझते हैं हम बहुत आराम से ए स्टार ले आएंगे। इस बात को समझो कि हज़ारों बच्चे पेपर दे रहे हैं और फिर भी 32 पे जाके ए बन रहा है, तो सोचो कि भाई अब बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चन में अब देख लो भाई, रीज़न ओपिनियन मैंशन करना है आपने, कोई भी पार्ट भी दिया हुआ उसका रीज़न ओपिनियन देना है, उसकी एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन देनी है और उसका बेनिफिट बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्ट्रक्चर में पार्ट 20 करने हैं। कोई अगर मुश्किल पार्ट भी आएगा तो फिर वो मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो पार्ट बी का पैटर्न है, रीज़न दिया, एग्जाम्पल दी, एक्सप्लेन किया, बेनिफिट दिया, ये एक पॉइंट हो गया आपका। अब इस एक पॉइंट पे आपको स्ट्रेट कितने 2 मार्क्स मिल गए। तो अब आप दूसरा पॉइंट जब लिखोगे उसमें भले आप एग्जाम्पल नहीं दो, आप रीज़न लिख के बेनिफिट दे दो, तो वो आपको 1 मार्क या 2 मार्क भी अवॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि आपके 4 आउट ऑफ 4 आ सकते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट भी अगर कर रहे हो ना पार्ट बी में, तो उसको प्रॉपर करो। और बहुत अच्छा होगा कि 2 पॉइंट अगर कर रहे हो तो दोनों को प्रॉपर कर दो, तो क्या ही बात हो जाएगी, 4 आउट ऑफ 4 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर देख लो भाई, सुपर इंपॉर्टेंट, मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सुपर इंपॉर्टेंट, पास पेपर्स की प्रैक्टिस। देखो इसके बगैर कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत से केसेस हुए हैं कि कोई बच्चा आता है 1 महीने पहले कि सर मुझे पढ़ा दें और ना मुझे जो है वो इस्लामियत पढ़नी है और मेरा बस 2 महीने रह गया और मुझे तैयारी करनी है। अब उस बच्चे ने भाई क्या क्या फुल मेहनत की ना, फुल मेहनत, उसने सिलेबस पढ़ा, उसने मतलब रट्टा दबा के रट्टा मारा, सही है भाई, हर टॉपिक का उसने रट्टा मार लिया, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, पिलर्स ऑफ इस्लाम, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, फर्स्ट इस्लामिक कमिटी, हर चीज़ का डिक्टो कॉपी रट्टा मार लिया। भाई साहब ने क्या किया भाई, पास पेपर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं है कि पास पेपर जब आप तक नहीं करोगे, उनको पता ही नहीं है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट करना आएगा कैसे, पास पेपर्स करके। जब उसने पास पेपर नहीं किया, अब उसको सब कुछ आता था पेपर में, एवरीथिंग ना, वो ये सोच लिया था मैं 50 आउट ऑफ 50 लेके आऊँगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी पास पेपर्स की, तो 50 आउट ऑफ 24 मार्क्स लेके आया पेपर में। तो पास पेपर प्रैक्टिस, देखो अगर मैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स की स्टेज बताऊँ ना, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ ना और आप उसके पास पेपर करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो पास पेपर आपके माइंड में बैठ जाता है, ठीक है, और आपको पास पैटर्न आ जाता है। जब वो पैटर्न आ जाता है ना, तो आप वो पेपर में वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो बगैर टॉपिक पढ़े भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पास पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 10 साल के, यानी 2026 से लेकर 2016 तक। और टाइम योर सेल्फ, जिसका मैंने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था कि अपने आप को टाइम करो। देखो एक पार्ट ए के लिए आपके पास 18 मिनट्स आपके पास होते हैं, आपको टाइमर लगाना है 15 मिनट का जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि जब आप 15 मिनट का टाइमर लगाओगे, आपके पास प्रेशर होगा, वो सवाल आप घर पे 18 मिनट में करोगे और फिर करते करते वो आप 15 मिनट में करने लगोगे। तो इसका मतलब पेपर में जाके आप 18 मिनट में कर लोगे ना, लेकिन आप अगर यहीं पे बैठ के 18 मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में जाके 100% 22 मिनट्स में करके आ रहे होगे वो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। आप लोग फर्स्ट टाइम कैमरेज में अपेयर हो रहे होते हो, आपके पास बहुत एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है। PhD इस्लामियत उर्दू ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल इसलिए बन जाते हैं कि आप फर्स्ट टाइम कैमरेज में अपेयर हो रहे होते हो, तो आपके ऊपर अलग से एक प्रेशर होता है। तो
इसलिए अपने आप को टाइम करना बहुत ज़रूरी है। एक पार्ट 20 के लिए 7 मिनट्स होते हैं तो उसको 5 मिनट्स का टाइमर लगा के उसको अच्छे से करो। पहले पार्ट बी को भले आप जो है वो करते रहो, 10 मिनट भी लगाओ, भले समझ के करो, लेकिन बाद में जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उसको 5 मिनट के टाइमर पे लगा के उसको प्रैक्टिस करो। तो पास पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास पेपर से आपको ये समझ आएगा कि आपको पेपर अटैम्प्ट किस तरह से करना है, पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक क्या है, और दूसरा के कौन कौन से सवाल आते हैं ज़्यादातर, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई ये सवाल, अब जैसे प्लेजेस ऑफ अकाबा का सवाल है, वो पूरे अभी इस्लामियत में दो साल में आया है, बस इससे ज़्यादा नहीं आया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत कम कम आया, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हैं। तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको पास पेपर करने से पता चलेगा। ये कोई टीचर तो चलो आपको बताएगा, उसने पास पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि सर कौन सा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि भाई लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट में से, लाइफ इन मक्का में से, आप विजिट टू ताइफ, इसरा एंड मराज और ऑपोजिशन परसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इन मदीना में से सर क्या इंपॉर्टेंट है? फेयरवेल पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बदर इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ ओहद इंपॉर्टेंट है, और भी सारी बैटल्स इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बड़े आराम से बता दी, क्योंकि मैंने पास पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। आपको खुद कैसे पता चलेगा? पास पेपर करके। और सिर्फ टीचर के बताने से नहीं होगा, ये आपको खुद पास पेपर करना पड़ेगा। और पास पेपर की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, लेकिन पास पेपर की प्रैक्टिस एंड में होती है। पहले सिलेबस अटेम्प्ट किया जाता है, सिलेबस में ही आपको पास पेपर थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, उसके बाद कंप्लीट ईयरली प्रैक्टिस जो है वो एंड में की जाती है। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर वीडियो। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, 7th पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमोराइजेशन ऑफ द सिलेबस। देखो सिलेबस आपने हर हाल में मेमोराइज करना है। सिलेबस बगैर मेमोराइजेशन के नहीं होगा, सिर्फ रीडिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। मेमोराइज किस तरह से करना है कि भाई पहले एक दफ़ा पढ़ा, फिर याद कर लिया, फिर याद करके लिखा उसको बगैर देखे। जो नहीं समझ आ रहा फिर वो दोबारा देख लिया, लिख लिया। इस तरह से लिख के याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा इस्लामियत का सिलेबस, ठीक है? क्योंकि 6 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ का आंसर होता है, तो वो आसानी से याद नहीं होता। बेहतर है कि पैराग्राफ करके आंसर को याद करो तो ज़्यादा सही रहता है। एक साथ याद करोगे तो बहुत मुश्किल होगी करने में, ठीक है? लेकिन शुरू से करना पड़ेगा, और फिर जनवरी में जाके आप भूल भी जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको अलग से एक प्रेशर पड़ेगा कि यार मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन जब आप दोबारा करने बैठोगे सब कुछ याद आ जाएगा। एंड तक जाते जाते, अप्रैल तक जाते जाते आपको परफेक्ट हो जाओगे आप। तो इसलिए स्टार्ट से पढ़ना ज़रूरी है, और अगर ए स्टार लेना है तो इन सब स्टेप्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके बगैर ए स्टार पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इस बात को अच्छे से समझो। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह पार्ट 20 पे होगी, और हम उसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।